नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सफलतागंज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, एक बार फिर से आ चुका हूं हिंदी क्लास लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे छंद के विषय में। तो साथियों, देखते हैं छंद के विषय में छंद क्या होता है। तो साथियों, ये छंद हमने लिख रखा है और साथियों छंद है ये संस्कृत की छिद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ढकना या आच्छादित करना। आच्छादित करना साथियों या ढकना, मतलब किसी भी चीज को ढक देना। और किससे ढकना? छंद से ढकना। अब जैसे कि बात हो रही है छंद की, तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं छंद की। तो डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य होता है वो रचना साथियों छंद कहलाती है। अर्थात जो पद्य है उसके क्या नियम है? तो नियम यही होते हैं कि अक्षरों की संख्या देखी जाती है, क्रम देखा जाता है, मात्रा देखी जाती है, उसकी गणना किस तरीके से उसकी हम गणना करते हैं मात्राओं की या वर्णों की, यति गति, इनसे जो संबद्ध एक रचना होती है पद्य की, वही छंद कहलाती है। और उसको जो पद्य की रचना है उसको इन्हीं नियमों से ढक दिया जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे कि शास्त्रीय कथन कहा जाता है कि जो होता है कि कलाकार और कलाकृति को छंद आकार मृत्यु से बचा लेते हैं। मतलब कि जब कोई कलाकार है या उसकी जो कला है उसको जब निकाल देता है बाहर, जैसे कोई कवि है अपने विचारों को बाहर निकाल देता है, तो क्या होगा? उसके जो विचार हैं वो हमेशा के लिए बने रहेंगे, वो अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, छंद की रचना होती है। और साथियों जो बात आती है कि छंद है, छंदों के जो प्रणेता माने जाते हैं वो साथियों पिंगल ऋषि होते हैं। छंद के जनक कौन होते हैं? पिंगल ऋषि होते हैं। तो पिंगल ऋषि ने क्या किया है, छंदों को जनक या प्रणेता माना जाता है इनको। और साथियों छंद के विषय में जैसे कि बात करते हैं कि छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों छंद का मिलता है, वो साथियों ऋग्वेद में मिलता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो छंद है हमारे, जैसे दोहा सोरठा, इनकी रचना कहाँ से हो रही है? तो साथियों ये ऋग्वैदिक काल से होती है, ऋग्वैदिक काल से, आर्यों से, जहां पर क्या होता है संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो छंद आपको देखने को मिलते हैं वो साथियों सबसे प्रथम जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में इसका देखने को मिलता है। और इसके प्रणेता साथियों जो होते हैं वो होते हैं पिंगल ऋषि। अब जो बात आती है कि छंद है, जैसे कि यहाँ पर बात हुई अक्षरों की संख्या हो जाती है, क्रम हो जाता है, मात्रा, गणना, यति, गति, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या नियम होते हैं छंद के? तो साथियों पहले हम बात करते हैं, जो पहला नियम होता है या जो 6-7 चीजें इसके अवयव होते हैं। पहला चीज होता है इसमें साथियों वर्ण। जैसा कि हम कोई कविता लिखेंगे, कोई छंद लिखेंगे, तो उसमें होता है कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतने वर्ण होने चाहिए, यहाँ पर यति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं साथियों, उनसे संबंध जो रचना है वही साथियों पद्य की रचना छंद कहलाती है। तो सबसे पहले वर्ण देखते हैं। तो जैसे कि आपने वर्णमाला साथियों पढ़ रखा है, तो वहां पर बात आती है कि वर्ण क्या होते हैं। तो साथियों वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण होते हैं, दूसरे दीर्घ होते हैं। जैसे कि साथियों हम बात करते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या है साथियों? लघु वर्ण है। और यही दीर्घ की हम बात करते हैं साथियों, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं साथियों? दीर्घ होते हैं। तो वर्णों की बात आ जाती है। दूसरा साथियों पॉइंट देखा जाता है, दूसरा पॉइंट साथियों जो होता है वो होता है मात्रा का। तो मात्रा क्या होती है? तो मात्रा साथियों होती है कि जैसे कि हम बात करते हैं जो स्वर है वही मात्रा होते हैं। जैसे छोटा आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा, छोटी, बड़ी, ये सारी मात्राएं हैं। यही जब किसी व्यंजन पर लगती हैं तो ये मात्राएं कहलाती हैं। अब इनको कैसे देखा जाता है? तो जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो देखते हैं लघु स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, जब हमने वर्णमाला पढ़ी है। तो होता क्या है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो साथियों लघु स्वर कहलाते हैं, जिनकी मात्रा एक होती है। और जिनका उच्चारण करने में साथियों लघु स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और उनकी मात्राएं दो होती हैं। अब जैसे यही बात करें जो लिखे हुए हैं, यही साथियों लघु स्वर है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये साथियों क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो अब ये क्या है साथियों? ये लघु है, इनकी मात्रा एक होगी, और ये क्या है? दीर्घ है। तो दीर्घ की मात्रा साथियों डबल इस तरीके से इंगित की जाती है, और सिंगल की एक लाइन होती है। जैसे साथियों लिखा होता है राम लिखा जाता है, पूछा जाए कितनी मात्राएं हैं, तो 2 और 1 3 मात्रा होती है। तो साथियों ये 2 पॉइंट जाते हैं, वर्ण और मात्रा। और वर्णों में साथियों एक चीज और ध्यान देना होता है कि वर्ण जब हम गिनते हैं वर्णिक छंदों में, तो वहां पर क्या होता है, जो कंप्लीट वर्ण होता है उसी को हम काउंट करते हैं, जो आधा होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद साथियों तीसरा हम पॉइंट देखते हैं, जिससे यति की बात करते हैं। तो साथियों यति क्या होता है? यति मतलब साथियों होता है विराम, ठहराव। जब किसी आप रचना को, पद्य को, कविता को, शायरी को पढ़ रहे होते हैं, तो जो थोड़ा सा ठहराव लेते हैं वो साथियों यति कहलाते हैं। जैसे किसी लाइन को पढ़ रहे हैं आप, जैसे आपने पढ़ा, जैसे पिछली वाली शायरी जो हम लोगों ने लिखी थी रस में, कि किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है। जब हम इसको गाएंगे तो लास्ट में रुकना पड़ेगा, तो वो साथियों क्या कहलाएगी? वो जो ठहराव होगा वो साथियों यति कहलाता है, विराम, या जिसे हम ठहराव बोलेंगे। उसके बाद चौथा साथियों पॉइंट होता है गति। अब गति क्या होती है? साथियों हम पद्य पढ़ रहे हैं, पद्य रचना लिखा हुआ है ना, पद्य रचना छंद कहलाती है। तो पद्य क्या होगा? पद्य गाकर पढ़ा जाएगा, उसकी एक राइमिंग होगी, एक रिदम होगा गाने का, तो वो साथियों जो एक लय होती है वही साथियों गति कहलाती है। अब कोई गद्य तो है नहीं, एप्लीकेशन तो है नहीं, तो आपने उसको पढ़ दिया, है क्या ये? पद्य है, तो थोड़ा इसमें रिदम होना चाहिए, मतलब कि थोड़ी लय होनी चाहिए, जिससे क्या हो, वो पद्य प्रतीत हो, समझ आए कि हाँ किसी कविता को पढ़ रहे हैं, किसी गजल को पढ़ रहे हैं, किसी शायरी को या किसी गीत को आप पढ़ रहे हैं। तो वो साथियों क्या है, जो लय है साथियों वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। उसके बाद साथियों पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, तुक होता है साथियों। अब ये तुक क्या होता है? जैसे कहते हैं कि जो लाइन का समापन हुआ वो बहुत ही उसकी अच्छी तुकबंदी थी। तुकबंदी क्या होता है? जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप एक लाइन लिखते हैं, लास्ट में क्या आता है? सागर। जैसे आपने यहां से लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण, आप यहां समाप्त करेंगे सागर, और सेकंड लाइन लिखेंगे जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो साथियों ये जो लास्ट के जो वर्ड सेम दिखाई देते हैं, यही क्या है? यही तुक है। मतलब कि एक चरण का अंत समान वर्णों से हो, दूसरे चरण का अंत जो है वो भी समान से हो, यही साथियों तुकबंदी कहलाती है। और तुकबंदी आप देखते हैं, कोई भी गीत लिखा जाता है, कोई गजल लिखी जाती है, कोई कविता, कोई शायरी लिखी जाती है, तो तुकबंदी उसमें बनाई जाती है कि पहली लाइन जिस वर्ण या अक्षर से समाप्त हो रही है, दूसरी लाइन भी उसी वर्ण या अक्षर से समाप्त होनी चाहिए। तो ये साथियों क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। उसके बाद साथियों तुक के बाद साथियों बात आती है लघु और दीर्घ वर्णों की। लघु और दीर्घ वर्णों की, तो जैसे कि हमने यहाँ बताया भी अभी कि ये लघु है, ये दीर्घ है, परंतु इसको हम कैसे काउंट करते हैं? जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, दोहा पहचानना है, तो कई जगह पर थोड़ा समझना पड़ता है, किस तरीके से देखना है कि किस वर्ण में हमें लघु देखना है और कहाँ पर हमें दीर्घ देखना है। तो वो चीज हम देखते हैं साथियों कि किस वर्ण की मात्रा हमें लघु काउंट करना है और किसकी दीर्घ काउंट करना है। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं छठे पॉइंट की, लघु और दीर्घ की, और उसके बाद एक पॉइंट और साथियों होगा, उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। साथियों हमने जो छठा पॉइंट डाला है, लघु या दीर्घ वर्णों की काउंटिंग कैसे होती है। तो साथियों जैसे कि हमने बताया, छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये वर्ण है साथियों, इनकी जो मात्रा साथियों है वो सिंगल काउंट होगी, या किसी भी व्यंजन पर
ये अनुस्वार लगा होगा चंद्रबिंदी के साथ तो उसका सिंगल काउंट होगा। अब इनकी मात्रा सबकी क्या होगी, इस तरीके से काउंट की जाएगी। इनकी मात्रा क्या साथियों, सिंगल सिंगल काउंट होगी। और वहीं पर यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ या किसी भी व्यंजन पर अंक की मात्रा अर्थात अनुस्वार दिया हुआ है तो साथियों उनकी मात्रा डबल काउंट होगी। और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा साथियों। तो इनकी सबकी मात्रा डबल डबल काउंट होगी। तो एक चीज देख लीजिएगा साथियों, यदि इस तरीके से और जब विसर्ग लगा होगा तो यहाँ भी साथियों कितनी मात्रा काउंट होगी, 2 मात्रा काउंट होगी। उसके बाद साथियों जैसे हम बात करते हैं, ये अगर लगा हुआ है तो इसके साथियों 1 काउंट होगी। यदि ये लगा हुआ है तो साथियों इसकी मात्रा 2 काउंट होगी। मतलब कि जब चंद्रबिंदी लगी हुई है, चंद्रबिंदी के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, तब साथियों क्या होगा, तब मात्रा सिंगल काउंट होगी। और जब बिना चंद्रबिंदी लगा हुआ है तो मात्रा साथियों कितनी काउंट होगी, डबल काउंट होगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने बताया आपको कि इनकी क्या है, सिंगल सिंगल काउंट हो रही है और इधर क्या है, डबल डबल काउंट हो रही है। तो साथियों जैसा कि हमने बात की कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये लघु स्वर साथियों बताए जाते हैं, लघु स्वर होते हैं और इनका उच्चारण काल बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए इनकी सबकी मात्रा 1 काउंट होगी। और यहाँ पर ये साथियों क्या है, इनका उच्चारण काल थोड़ा ज्यादा समय के लिए होता है इनकी अपेक्षा, लघु स्वरों की अपेक्षा। तो इनका साथियों मात्रा होती है वो 2 काउंट की जाती है। जैसे यहाँ पर विसर्ग होगा इसकी मात्रा साथियों 2 काउंट होगी। यदि चंद्रबिंदी के साथ अनुस्वार लगा हुआ है तो यहाँ पर इसकी मात्रा सिंगल काउंट होगी। और यदि केवल बिना चंद्रबिंदी के लगा हुआ तो साथियों इसकी मात्रा डबल काउंट होगी। और एक चीज और होती है कि जैसे ये लिखा होता है सत्य लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर है ये लघु है, ये भी लघु है, लेकिन बीच में एक आधा व्यंजन लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कोई संयुक्त व्यंजन बीच में लिखा हो और उससे पहले का जो वर्ण है वो लघु है, तो ऐसी स्थिति में जो आधे वाले से पहले वाला जो पूर्व का अर्थात जो सा है इस पर हम डबल काउंट करेंगे, इससे कुछ नहीं काउंट होगा और इसका साथियों सिंगल तो है ही। तो इस तरीके से काउंट करेंगे कि जो आधा वर्ण है उससे पहले वाला यदि क्या है साथियों लघु वर्ण है तो वहां पर 2 काउंट हम करेंगे और यहाँ पर सिंगल काउंट करेंगे। यदि यहीं पर ये मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा होता, मान लेते हैं अगर ऐसा लिखा होता तब तो ये डबल काउंट ही होगा, परंतु अगर इस तरीके से लिखा हुआ है सत्य ता आधा है उससे पहले सा है जो कि लघु है, मतलब कि छोटा की मात्रा यहाँ पर है और यहाँ पर बड़ा की मात्रा, तो बड़ा की मात्रा हुआ है इसलिए कि यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ है। और यहाँ पर छोटा होते हुए भी दीर्घ है क्योंकि इसके बीच में कोई आधा वर्ण है। जैसे कि कर्म लिखते हैं साथियों हम, कर्म इस तरीके से लिखा जाता है और इसका साथियों वास्तविक जो रूप होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब कि रा पर हलंत लगा होता है अर्थात यहाँ पर रा में कोई स्वर नहीं है। अब ये भी स्थिति किसकी है कि रा से पहले कोई आधा रा आधा है और उससे पहले कोई संयुक्त या संयुक्त नहीं लघु वर्ण है, मतलब कि का पर क्या है, का पर जो छोटा आ लगा हुआ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे साथियों, 2 यहाँ काउंट करेंगे और 1 यहाँ काउंट करेंगे। तो होता क्या है कि जब कोई संयुक्त व्यंजन दिया हो तो उससे पहले यदि कोई लघु वर्ण दिया हुआ है, लघु अक्षर है, तो उसको हम दीर्घ काउंट करते हैं। क्योंकि होता क्या है जो आधा वाला वर्ण है इसका जो प्रभाव होता है उच्चारण करने में इसके ऊपर ज्यादा पड़ता है, इसलिए क्या होता है इसका उच्चारण काल बढ़ जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, इसकी डबल काउंट होगी, इसकी सिंगल। यदि ये पहले से ही दीर्घ है तो दीर्घ काउंट ही होगा और यदि नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 काउंट होगी। तो ये हो जाता है साथियों आपका छठा पॉइंट लघु और दीर्घ। और एक 7वां पॉइंट होता है साथियों गढ़, वो हम देख लेंगे। तो साथियों इसको हम रफ करते हैं, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको हम रफ करते हैं और हम गढ़ की बात करने जा रहे हैं। तो साथियों 7वां पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं गढ़ के विषय में। गढ़ क्या होते हैं, तो साथियों इनका जो विशेष प्रयोग देखने को मिलता है वो वार्णिक छंदों में देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छंद होते हैं वो मूलतः 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, और तीसरा छंद भी अब प्रयोग होने लगा है मुक्तक छंद। तो साथियों गढ़ की बात करेंगे, गढ़ क्या होते हैं साथियों, क्या होता है 3 वर्णों का समूह होता है, 3 वर्णों का समूह होता है उसे साथियों गढ़ कहते हैं। अब इसको इनकी संख्या साथियों जो बात आती है विशेष
इनकी संख्या साथियों जो होती है वो 8 होती है। 3 वर्णों का एक समूह बनता है। और जैसे गण के विषय में डेफिनेशन पूछी जाएगी गण क्या होते हैं, तो 3 वर्णों का समूह होता है और इनकी संख्या साथियों 8 होती है। और इनको साथियों याद करने के लिए एक विशेष नियम होता है, जिसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यमाता राजभान शलगा। यमाता राजभान शलगा एक सूत्र लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से हम गण का निर्माण करेंगे। 8 गण देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 वर्णों का एक समूह होता है, तो ये पूरा सूत्र टाइप से हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको वो या दिखाई दे रहा है, और या से क्या करेंगे हम एक गण का नामकरण करेंगे। तो यहाँ से होता है यगण, क्योंकि ये क्या है गण है, तो एक पहले वर्ण से बनेगा यगण। और यगण में जैसे की बात आई 3 वर्णों का एक समूह बनाना है, तो हम या से लेंगे, फिर मा, फिर ता, मतलब कि 3 ही वर्ण लेना है हमें। तो आप देख पा रहे हैं पहला या दिया हुआ है, फिर मा, फिर ता, यहाँ तक। उसके बाद साथियों दूसरा वर्ण मा है, तो हम क्या करेंगे मा हो गया इधर, और फिर गण। उसके बाद जब यहाँ से हमें 3 देखना है, तो क्या हो जाएगा साथियों माता रा। उसके बाद साथियों तीसरा जो है ता है, तो क्या बन जाएगा तगड़ हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा तारा ज। मतलब कि यहाँ से हमें तगड़ से यहाँ तक लेना है। उसके बाद साथियों दिया हुआ है रगड़, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 लेंगे राजभा, ये हो गया। उसके बाद साथियों ये देख पा रहे हैं, मतलब कि हमने या से बना दिया, माँ से, ता से, रा से, और अब बात करने जा रहे हैं हम किससे, जा से। तो साथियों जा से जा और फिर गढ़ लिख दिया, तो जगड़ हो गया। अब जा से बनाया है, तो यहां से हम 3 वर्ण लेंगे, तो क्या हो जाएगा जभान, जभान हो गया। उसके बाद साथियों अगला वर्ण है भा, तो क्या हो जाएगा भगड़। और यहां पर क्या बनेगा साथियों, भा से लेंगे तो भानस। उसके बाद साथियों ना से बनेगा नगड़ हो गया, और यहाँ पर क्या होता है नशल होता है, यहां से देखेंगे नगर से, ये हो गया। उसके बाद साथियों अगला वर्ण है श, शगड़ हो गया, और यहां से साथियों हम 3 वर्ण लेंगे, तो क्या हो जाएगा शलगा, ये हो गया। अब यहाँ साथियों अब देख पा रहे हैं कि 8 तो हो चुके हैं, और अगर हम 7 तक ले चुके हैं, हम अगर हम ला से लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्णों का समूह होना चाहिए, तो ये क्या है 3 वर्णों का समूह ही नहीं है। यहाँ से लेंगे तो 2 ही मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 3, लेकिन होना क्या चाहिए 3 वर्णों का होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों 4 ये हो गए आपके, 4 ये हो गए। अब इनका साथियों देखते हैं कि जैसे कि जब हमने मात्रा गिनना बताया, तो यहाँ पर आपने देखा जैसे या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा छोटा लगा हुआ है, 1 मात्रा हो गई। माँ पर क्या है बड़ा है, तो 2 मात्रा, फिर ता पर ये हो गया। उसके बाद साथियों माँ पर डबल मात्राएं हैं, डबल है यहाँ भी डबल है। उसके बाद डबल साथियों डबल सिंगल, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 जगह बड़ा है और यहाँ पर छोटा, तो छोटा की सिंगल काउंट होती है, और यहाँ पर बड़ा होता है वहां पर दीर्घ काउंट होती है। उसके बाद साथियों 2 1 2 इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखें तो क्या होगा सिंगल डबल सिंगल होगा, फिर डबल सिंगल सिंगल, फिर सिंगल 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 हो जाएगा, फिर साथियों सिंगल सिंगल डबल। तो ये क्या हो जाते हैं साथियों गढ़ हो जाते हैं। अब गढ़ों का प्रयोग किस तरीके से होगा, हम आशा करते हैं आप मात्राएं अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। जहां पर छोटा आ जो लिखे हुए थे हमने लघु स्वर होते हैं उनकी मात्रा सिंगल काउंट होती है, और जहां पर दीर्घ स्वर होते हैं वहां पर मात्रा डबल काउंट होती है। जैसे यहाँ पर या लिखा हुआ है, यहाँ पर छोटा है तो सिंगल काउंट हुई। उसके बाद साथियों जैसे यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर हम मात्राएं इनमें देखेंगे, मात्राएं जो है बीच में देखेंगे इनमें। तो यहाँ पर हमने देखा सिंगल डबल डबल, ये दीर्घ स्वर ये दीर्घ स्वर, सिंगल डबल डबल, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, यहाँ पर सब में 2 मात्राएं, दीर्घ दीर्घ सिंगल। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं गढ़। अब जैसे कहा जाएगा कोई लाइन लिखी होगी, पूछा जाएगा उसमें कितने जगड़ तगड़, ऐसा जैसे बनेगा, कहा गया कि उसमें एक भगड़ होना चाहिए, एक सगड़ होना चाहिए, एक यगड़ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर सगड़ होगा तो पहले उसके जो वर्ण होंगे ऐसे होंगे, फिर अगर भगड़ होगा तो ऐसे होंगे, और अगर यगड़ होगा तो ऐसे होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
अब होता क्या है, जो हमने बताया कि 3 वर्णों का समूह बनाना है। अब भले इसमें ना बने वो बात अलग की है, कोई वो छंद नहीं उठा रहे हैं, एक लाइन उठा रहे हैं, उसमें हम करके बताते हैं किस तरीके से देखना होता है। तो क्या होता है साथियों कि हमें देखना होता है कि ये 3 वर्णों का एक समूह होना चाहिए, केवल इसमें 3 ही वर्ण होने चाहिए। तो 3 वर्ण देखते हैं साथियों। अब जरूरी नहीं कि पहला जो शब्द लिखा हुआ है इसमें 2 वर्ण है तो इसका नहीं बनेगा, इसके 2 लेंगे और इसका 1 लेंगे, उसके बाद यहाँ से 3 लेंगे, फिर साथियों इसके, उसके बाद इसके। अब देखें लास्ट में एक बच रहा है, जिसको हम छोड़ देते हैं। वो तो जैसा कि छंद होगा उसमें बताया जाएगा कि लास्ट में लघु बचेगा या दीर्घ बचेगा। अब हम 3 वर्णों को बनाए हैं, तो पहला देखते हैं कि यहाँ पर सिंगल 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 काउंट होगा, अर्थात पहला जो गण बन रहा है वो क्या साथियों, नगढ़ बन रहा है। नगढ़ में क्या होता है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो बोला जाएगा कि ये क्या है, एक नगढ़ है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखें छोटा ऊ है, सिंगल डबल सिंगल, तो ये क्या बनेगा साथियों, ये बन जाएगा आपका जगड़। जगड़ में क्या होता है, सिंगल डबल सिंगल, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया। उसके बाद साथियों यहाँ पर दीर्घ और यहाँ पर लघु है, यहाँ भी लघु है साथियों, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साथियों, ये बन गया आपका भगड़। भगड़ में क्या होता है, डबल सिंगल सिंगल। उसके बाद फिर साथियों यहां से 3 बनाएंगे, सिंगल डबल सिंगल। अब ये चीज कहाँ देख रहे हैं आप, सिंगल डबल सिंगल, तो ये साथियों कहाँ है, जगड़ में। तो इस तरीके, अब ये बच रहा है तो इसकी बात अलग है, वो तो छंद में दिखेगा कि एक लघु बचेगा एक दीर्घ बचेगा। तो पहचानना हमें किस तरीके से, भले यहाँ पर एक ही शब्द हो या यहाँ पर क्या हो 5 अक्षरों का हो, तो हमें 3-3 के बनाना है, आगे वाले मैट करते जाना है। तो इस तरीके से हम गढ़ निकाल पाएंगे। इनका जो साथियों प्रयोग होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा आपका वाणिज्य छंदों में। तो साथियों आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वहां पर हम बात करेंगे छंदों के एग्जाम्पल के विषय में, किस तरीके से उसको हम मात्रा की काउंटिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।